नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी यादव। कल हम लोग देख रहे थे संविधान में प्रस्तावना। कल हम लोगों ने देखा प्रस्तावना का इतिहास, प्रस्तावना के स्रोत, प्रस्तावना में संशोधन और प्रस्तावना के तथ्य। और हमने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात की थी। उसके बाद हम आगे देखते हैं समाजवाद। आगे हम समाजवाद देखते हैं। समाजवाद समाजवाद देखते हैं। समाजवाद किस प्रकार का समाजवाद है? हमारा समाजवाद गांधी कार्ल मार्क्स और गांधी प्लस नेहरू के विचारों से प्रभावित समाजवाद है। या हम कह सकते हैं कार्ल मार्क्स, गांधी और नेहरू के विचारों के मिश्रण है। जहां एक ओर कार्ल मार्क्स कहता है अधिकारों की पूर्ति के लिए हमें कार्ल मार्क्स अधिकारों की पूर्ति की बात करता है, अधिकारों की पूर्ति की बात करता है। और कार्ल मार्क्स कहता है कि अगर अपने आवश्यकता और अधिकारों की पूर्ति के लिए हमें हिंसा की जरूरत पड़े या बल प्रयोग करने की जरूरत पड़े तो अवश्य करें। कार्ल मार्क्स कहता है अधिकारों की पूर्ति के लिए बल और हिंसा के प्रयोग की बात करता है। हिंसा के प्रयोग की बात करता है। दूसरी ओर हमारा समाजवाद गांधी प्लस नेहरू का समाजवाद है। गांधी और नेहरू भी अधिकारों की पूर्ति की बात करते हैं, लेकिन अधिकारों की पूर्ति समता मूलक वितरण की बात करते हैं और इन अधिकारों की पूर्ति का शांतिपूर्ण ढंग से प्रयोग करने की बात करते हैं। ये भी अधिकारों की पूर्ति समता मूलक और शांतिपूर्ण ढंग से बात करते हैं। और हमारी प्रस्तावना में किस समाजवाद की बात की गई? हमारी प्रस्तावना में गांधी और नेहरू की विचारधाराओं की बात की गई है। जिसमें आय की विषमता को समाप्त किया जाना चाहिए। आय की विषमता के मतलब यह है कि जैसे गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर हो जाता है। गरीब और अमीर के बीच बढ़ती हुई खाई को कम करने की बात की गई है। और गांधी और नेहरू की विचारधारा में देश में के संसाधनों का उचित वितरण की बात की गई है। सभी को समान रूप से वितरित किया जाए देश के संसाधन को। सभी वर्गों की कल्याण की बात की गई है। विशेष करके वंचित वर्गों को विशेष सुविधाएं देने की बात की गई है। एक डीसी नकारा केस होता है, डीसी नकारा केस में न्यायालय से प्रस्तावना में दिया हुआ समाजवाद की विषय में पूछा जाता है, बात की जाती है। तो न्यायालय समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहता है कि हमारा समाजवाद कार्ल मार्क्स और गांधी प्लस नेहरू के समाजवाद का मिश्रण है, लेकिन यह गांधी और नेहरू की विचारधाराओं की ओर ज्यादा झुका हुआ है और हमारा समाजवाद लोकतंत्रात्मक समाजवाद है। इस प्रकार से हम समाजवाद को देखें। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग पंथनिरपेक्ष की बात करते हैं। पंथनिरपेक्ष हम पंथनिरपेक्ष की बात करते हैं। पंथनिरपेक्ष मतलब एक ऐसा देश जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। देश का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा।
राज्य किसी धर्म का न तो सपोर्ट करेगा न ही किसी धर्म का विरोध करेगा। न ही राज्य किसी धर्म का सपोर्ट करेगा न ही विरोध करेगा। और राज्य सभी धर्मों को राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। पर निरपेक्ष में हमने देखा ऐसा देश जिसका अपना कोई राजकीय धर्म नहीं होता है। देश के भीतर धर्म और राज्य के बीच की तटस्थता का संबंध बना होगा। न ही राज्य किसी धर्म का विरोध करेगा और न ही किसी धर्म का पक्ष लेगा। सभी धर्मों को एक समान रूप से व्यवहार करेगा। क्या हमारा भारत पंथनिरपेक्ष राज्य है? हाँ, हमारा देश भारत देश पंथनिरपेक्ष देश है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी राजकीय धर्म नहीं है। ऐसे राज्य जहाँ कोई राजकीय धर्म होता है वहाँ पंथनिरपेक्ष राज्य नहीं होता है। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म और श्रीलंका में बौद्ध धर्म लागू है, तो पाकिस्तान और श्रीलंका ये पंथनिरपेक्ष देश नहीं हो सकते हैं। तो अब हम अगली हेडिंग पर पढ़ते हैं, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। इसको हम एक में ही देखते हैं, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लोकतंत्रात्मक का मतलब है ऐसा समाज, ऐसी शासन प्रणाली जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। ऐसा शासन प्रणाली जहां अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। इसमें क्या है? शक्ति, अंतिम शक्ति जनता में निहित हो। और लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जहां जनता सीधे तौर से अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, जहां जनता डायरेक्ट अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, जैसे स्विट्जरलैंड। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब प्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेजती है और जनता के प्रतिनिधि जनता की शक्तियों का प्रयोग करता है, प्रतिनिधियों को चुनकर सदन में भेजती है और प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि जनता की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जनता के शक्तियों प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब गणराज्य है अगले में। गणराज्य मतलब जिसका राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर के निर्वाचित होता है। जैसे हमारा भारत एक गणराज्य देश है। यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, न कि राजा का बेटा राजा होता है। जैसे अभी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, अब इनके बाद इनका बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा। जो भी राष्ट्रपति बनेगा चुनाव के माध्यम से बनेगा। और ऐसा देश जहां संवैधानिक पद सभी के लिए होते हैं, यहाँ संवैधानिक पद सभी के लिए होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा बच रहा है 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार का समता। 3 प्रकार न्याय।
भारत की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। न्याय, इसको हम विस्तार पूर्वक से आगे डीपीएसपी में पढ़ेंगे। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की बात की गई है। इसको हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में। आगे हम इसको फंडामेंटल राइट में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और 2 प्रकार की समता की बात की गई है। 2 प्रकार की समता की बात की गई है, जिसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन। हम आगे देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन की हमारे प्रस्तावना के विषय में किसने क्या कहा। जैसे हमारे संविधान के एन ए पालकीवाला ने कहा, हमारा संविधान की प्रस्तावना एक परिचय पत्र है। और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा, यह दीर्घकालिक सपनों का विचार है। डॉक्टर के मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। और डॉक्टर ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। आइए हम देखते हैं प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र, प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? एन ए पालकीवाला। दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा प्रस्तावना को? दीर्घकालिक सपनों का विचार अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। संविधान की जन्म कुंडली, प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? संविधान की जन्म कुंडली डॉक्टर के ए मुंशी। प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली किसने कहा? डॉक्टर के ए मुंशी। संविधान
को पवित्र दस्तावेज, प्रस्तावना को संविधान का पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान का पवित्र दस्तावेज है। प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है। किसने कहा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का पवित्र दस्तावेज कहा प्रस्तावना को। और किसने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। तो विद्यार्थियों, आज हमने देखा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता। तो आज हम अपना क्लास यहीं से समाप्त करते हैं और हम कल मूल अधिकार के विषय में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार, कल हम मूल अधिकार का विषय में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।